हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग JIIB में जो पेपर 1 कर रहे हैं न्यू सिलेबस का, उसके हिसाब से मॉड्यूल डी यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूनिट 5 फॉरेन एक्सचेंज मैनेज मार्केट जो है उसका पार्ट 1 करेंगे। तो जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बेसिकली है वो सारी करेंसी जो कि फॉरेन की है, मतलब इंडिया के बाहर की है, उसका डिपॉजिट, उसका क्रेडिट होना, उसका बैलेंस जो भी फॉरेन करेंसी में पेबल हमें करना है, वो सब कुछ फॉरेन एक्सचेंज में ही काउंट होगा। मतलब फॉरेन करेंसी से रिलेटेड लेन देन जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ फॉरेन एक्सचेंज में ही काउंट होगा। इसमें ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LOC, बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी इंडियन करेंसी में एक्सप्रेस किए गए हैं लेकिन फॉरेन करेंसी में पेबल हैं, वो सब भी आते हैं। जो भी ऐसे ड्राफ्ट या चेक्स वगैरह जो हैं जो कि फॉरेन करेंसी में प्रेजेंट किए गए लेकिन इंडियन करेंसी में पेबल हैं, तो वो भी सब इसमें आते हैं। या फिर जो इंडिया के बाहर के लिए करने हैं वो सब भी इसमें आते हैं, मतलब एनराइज वगैरह के। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। ऑल्सो प्लीज गो थ्रू द कॉर्पोरेट डिस्क्लेमर एंड अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। जो फॉरेक्स मार्केट है वो इंडिया में कैसे इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ, तो 1978 में जो है तब जाकर के RBI ने बैंक्स को अलाउ किया था कि बैंक्स इंट्राडे ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज में कर सकते हैं। जिससे क्या हुआ कि स्क्वायर या नियर स्क्वायर की जो पोजीशन होती है, जैसे आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जानते हैं स्क्वायर अप करने का क्या मतलब होता है। तो जो स्क्वायर और नियर स्क्वायर जो पोजीशन थी वो पहले क्या था कि क्लोज ऑफ बिजनेस पहले तो पूरे दिन होता करना होता, बार बार करना होता, लेकिन जब 1978 में इन्होंने अलाउ कर दिया उसके बाद से क्या हो गया, क्लोज ऑफ बिजनेस डे में उन्हें स्क्वायर या नियर स्क्वायर पोजीशन लानी होती थी। तो जो 1975 से 1992 तक क्या रहा कि जो भी एक्सचेंज रेट था रुपी का वो बेसिकली RBI डिटरमाइन करता था। किस हिसाब से? जो भी करेंसीज थी इंडिया के, जो भी मेजर उनके ट्रेडिंग पार्टनर थे इंडिया के, उनके जो वेटेड बास्केट था उसके हिसाब से होता था। लेकिन उसमें जो है बहुत अच्छे खासा जो करंट अकाउंट जो थे उनमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे ट्रांजेक्शन रिलेटेड, ठीक है। फिर हाई लेवल कमेटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी डॉक्टर C रंगराजन। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप सबको पता है क्या होता है, मतलब जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया था और हमें पेमेंट बहुत सारे करने थे, 92 की बात है, जिसके बाद आपका LPG एरा शुरू हुआ था। वो सब जो क्राइसिस थे दोज आर नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पर हाई लेवल कमेटी जो बनी BOP संबंधित, वो डॉक्टर C रंगराजन की अध्यक्षता में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि LERMS सिस्टम आ गया यानी लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम आया 1992 में, जिसमें ड्यूअल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म शुरुआत करी गई। 1 मार्च 1993 से जो LERMS था उसको मॉडिफाई किया गया और इसका जो एक्सचेंज रेट था वो रुपी के हिसाब से यूनिफाई कर दिया गया। जिसके बाद मार्केट में रुपी डोमिनेटेड तरीके से जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो शुरू हुआ, और जो कि पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता था, ठीक है। पहले तो हम लोग डिटरमाइन करते लेकिन बाद में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट फ्लक्चुएट होना शुरू हुए। इससे क्या हुआ कि एक और स्टेप जो लिया गया वो ये लिया गया कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो थी वो बढ़ाई गई इसमें, जो कि फाइनली अगस्त 1994 में अचीव किया गया जब इंडिया ने आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो आर्टिकल 8 उसको एक्सेप्ट किया है। नवंबर 90 आप समझ लीजिए जो LPG एरा था 92 वाला, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस में देन फॉरेन मिनिस्टर जो थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी, जिसकी वजह से वही रीज़न है कि इंडिया जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ पाया। एक बहुत बड़ा कारण वो है। खैर उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे। जो नवंबर 1994 में एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फॉरेन एक्सचेंज बना, जिसको क्या बोला गया, सोधानी कमेटी। वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डिज़ाइन करने का इंडिया का जो पूरा क्रेडिट है वो बेसिकली उन्हीं को जाता है। क्या रिकमेंडेशन दी? उन्होंने कहा कि जो फॉरेक्स मार्केट है उसको डेवलप करना होगा, वाइडन करना होगा, डीपन करना होगा, यानी उसको और ज़्यादा पेनिट्रेट करना होगा इंडिया के अंदर। बैंक्स को अच्छा फ्रीडम दिया गया कि वो ओपन मार्केट में ऑपरेट कर सकें। इससे क्या हुआ कि जो टर्नओवर था फॉरेक्स मार्केट का वो बढ़ा, जो कि कितना बढ़ गया, जो $6 बिलियन था वो आज की डेट में 70 बिलियन हो गया। हाँ, समझ लीजिए सन 2000 में 6 बिलियन का बिजनेस था, आज की डेट में 2070 बिलियन का हो गया। बहुत फ़र्क है, 60 से 70। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट के? पहला तो है लिक्विडिटी। जो मार्केट है वो बेसिकली मनी सप्लाई पे काम करती है, ठीक है। तो इसमें जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग पोजीशन होती है वो एब्सोल्युटली मतलब उसके लिए फ्रीडम दी गई है मार्केट के जो भी प्लेयर्स हैं उनको। जो हाई लिक्विडिटी, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब खट से आप चाहो तो अपना पैसा किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इससे लिक्विडिटी से तो आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप, या उससे बेहतर कहीं आपको इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिला तो आप खट से लिक्विडेट करके आगे निकल जाओगे। इसी लिक्विडिटी इसका बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक है। प्रॉम्प्टनेस, मतलब 24 घंटे का वर्क शेड्यूल होता है
जो पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करना हो, उन्हें किसी भी तरह का वेट नहीं करना होता है। मतलब अपने उन्होंने कोई इनपुट दिया तो तुम्हें जो जो रिजल्ट है वो तुरंत मिलेगा। ये नहीं है कि उन्हें आज फाइल लगाई तो 2 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो पॉसिबल अवेलेबिलिटी क्या है, राउंड द क्लॉक जो इसका होता है वो ट्रेड चलता रहता है भाई, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है तो राउंड द क्लॉक ट्रेड चलता रहता है। वैल्यू के बताया गया है, जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें ट्रेडिशनली कोई सर्विस चार्ज नहीं होते थे। हाँ, बस जो नेचुरल जो बिड और आस्क मार्केट प्राइस का जो स्प्रेड होगा, मतलब डिफरेंस होगा, आप कितना डिमांड कर रहे हैं और कितने में चीज़ मिल रही है, वो जो डिफरेंस होगा बस वही बेसिकली उनका फ़ायदा है, और वो पूरी तरह से सप्लाई और डिमांड पे काम करता है। फ्लेक्सिबल रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड अरेंजमेंट सिस्टम, जो भी पोजीशन ओपन करी जाती है प्री डिटरमाइंड टाइम पर फॉरेक्स मार्केट में, वो इन्वेस्टर के डिस्क्रिप्शन पर होती है, जिससे इन्वेस्टर जो है अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज़ को एडवांस में प्लान कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो रेगुलेशंस है वो फ्लेक्सिबल हैं इसके लिए। वन वैल्यूड कोटेशन, जो हाई मार्केट लिक्विडिटी है उससे क्या है, ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस पर होती है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होता है कि जो मार्केट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनस्टेबिलिटी वगैरह होती है, उसको अवॉइड किया जाता है। और फ्यूचर में जो फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें लिमिटेड क्वांटिटी में जो भी करेंसी बेचनी है या खरीदनी है वो एक स्पेसिफाइड प्राइस पे चलती है, ठीक है। तो जो स्पेसिफाइड प्राइस है दैट इज कॉल्ड एज वन वैल्यूड कोटेशन। भाई अगर किसी करेंसी का एक प्राइस हो तो सब लोग उसी पे खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए के लिए कुछ और मिस्टर बी के लिए कुछ है, ऐसा नहीं होगा। वो मार्केट ने जो डिसाइड कर दिया वो बस एक वैल्यू रहेगी और उसी पे बिकेगा उस टाइम पर। मार्केट ट्रेंड, करेंसी जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है, जिसे कि ट्रैक किया जा सकता है कि मार्केट ट्रेंड किधर जा रहा है, क्या सेंटीमेंट्स है मार्केट के। साथ ही साथ पर्टिकुलर करेंसी जो है वो जो उसमें टेम्परेरी चेंजेस जो भी आते हैं वो दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो हैं उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉरेक्स मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। मार्जिन क्या होता है, जो क्रेडिट लेवरेज है, मतलब जो मार्जिन है फॉरेक्स मार्केट का, वो बेसिकली अग्रीमेंट जो होता है कस्टमर और बैंक के बीच में या जो ब्रोकरेज हाउस है उनके बीच में, वो डिसाइड करता है कि मार्जिन कितना रहेगा। जनरली 1:100 का मार्जिन रहता है, ये बताया गया है, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं इसमें, कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। जनरली कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट जो बैंक जो होते हैं वो अपने बिहाफ पर वो या फिर क्लाइंट्स का जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रोकर्स क्या है, ये जो ब्रोकर्स होते हैं वो बेसिकली इंटरमीडियरीज की तरह कार्य करते हैं, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या जो एक्सचेंज मार्केट है उनके बीच में काम कर रहे हैं एज ए ब्रोकर, और उसके बदले में फीस लेते हैं। सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई जो है वो इस केस में पूरी तरह से फॉरेक्स मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कंट्री करेंसी जो भी जिस कंट्री की बात हो रही है उसकी बात कैसे। इंडिया के केस में आरबीआई पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करेगा और कंट्री की करेंसी को भी मैनेज करेगा। जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी मार्केट में इंटरवीन भी कर सकता है, चाहे तो इंडिविजुअल लेवल पे चाहे कोऑर्डिनेटेड तरीके से, जिससे कि वो मार्केट फोर्सेस को मॉनेटरी पॉलिसी के जो एम है, जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए यूटिलाइज कर सके। सोवरेन फंड क्या है, ये बेसिकली पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज से या फिर जो नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे ऑयल गैस आदि, वहाँ से जो फंड आ रहा है वो है, जो कि फॉरेन करेंसी एसेट्स में काम करते हैं। हेज फंड और इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ क्या हैं, ये वो एंटिटीज़ हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करती हैं और जो कि स्पेकुलेटिव पर्पस से रिटर्न ऑब्टेन करने की कोशिश करती हैं। जो मल्टीनेशनल्स होते हैं या जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं या स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं या फिर जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजर, वो सब हेज फंड्स में या इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ में आते हैं। भाई आप लोग जो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो भी जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जमा करते हैं वो भी तो अपने फंड को कहीं, या जो आपका वो है एनपीएस है, सपोज एनपीएस का फंड कहाँ जाता है, ऐसी हेज फंड्स में तो जाता है। इंडिविजुअल्स, ये जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लोग ऑपरेट करते हैं ट्रांजैक्शन जो हेजिंग और स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लिबोर और एआरआर क्या है, एआरआर मतलब अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स। लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट या लिबोर जो होता है वो एक बेंचमार्क है जो कि यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर, जापानीज है, इन सब में अपनी रेट इशू ओपन करता है। ये जो रेट है ये बेसिकली कैलकुलेट और पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, आईबीए यानी आइस बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जो लिबोर है वो बेसिकली उसमें शुरू में बहुत सारा क्रिटिसिज्म था, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी, जिसकी वजह से कुछ स्टेप्स पीछे लिए गए और फाइनेंशियल बेंचमार्क रेट उसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके इन डेवलपमेंट्स के रिस्पॉन्स में क्या हुआ, यूके ने मतलब यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया कि अपना लिबोर, क्योंकि लंदन का है तो उन्हीं का था लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट जो था, तो उन्होंने उसमें स्ट्रक्चर में कुछ रिव्यू किया और उसके लिबोर की गवर्नेंस में कुछ चेंजेस किए हैं। जो रिव्यू किया गया लिबोर का, उसके बाद जो बेंचमार्क रेट था वो कॉम्प्रिहेंसिवली रिफॉर्म कर दिया गया, ठीक है। हालांकि ये जो स्टेप्स लिए गए उनसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पब्लिक में नहीं आया, मतलब जो इन्वेस्टर्स उनमें नहीं आया, इसलिए लिबोर को
फेज आउट कर दिया गया और उसके बदले में अगला क्या सिस्टम लाया गया, ARR यानी ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट 31 दिसंबर 2021 से। ठीक है, पहले लिबॉर चलता था, आज की डेट में 31 दिसंबर 2021 के बाद ARR यानी ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट चलने लगा। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द पार्ट 1। आई होप यू लाइक द सेशन। पार्ट 2 इसके बाद के वीडियो में देखेंगे हम लोग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।